प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं विनोद कुमार, हिंदी शिक्षक, सरकारी हाई स्कूल बुल्लेपुर, खन्ना 2, ज़िला लुधियाना से लेकर आया हूँ कक्षा 10वीं, विषय हिंदी के अंतर्गत उपविषय ठेले पर हिमालय। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, आज का पाठ ठेले पर हिमालय हिंदी के सुप्रसिद्ध लेखक डॉक्टर धर्मवीर भारती जी का लिखा हुआ है। पाठ को शुरू करने से पहले हम कुछ कठिन शब्दों के अर्थों को समझते हैं। शीर्षक वह शब्द जो विषय का परिचय कराने के लिए लेख के ऊपर उसके नाम के रूप में आता है। यकीन, विश्वास, तत्काल, तुरंत, कौंधना अर्थात चमकना, कष्टप्रद अर्थात दुख देने वाला, सुडौल सुंदर बनावट वाला, निर्जन जहाँ कोई ना हो, एकांत, ढाल अर्थात उतार, खिन्न अर्थात दुखी या उदासीन हो जाना, स्तब्ध अर्थात जो जड़ हो गया हो, अंचल अर्थात देश या प्रांत का एक भाग, गेरू अर्थात एक तरह की लाल मिट्टी, कतार का अर्थ होता है पंक्ति, बेसाख्ता अर्थात हार्दिकता से, निष्कलंक, बेदाग, क्षितिज वह स्थान जहाँ धरती और आकाश मिलते दिखाई देते हैं, विस्मय, आश्चर्य, हर्षातिरेक अर्थात अत्यधिक। अब हम डॉक्टर धर्मवीर भारती जी के जीवन के संबंध में तथा उनकी रचनाओं के संबंध में कुछ जानेंगे। डॉक्टर धर्मवीर आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रमुख लेखक, कवि, नाटककार और विचारक थे। उनका जन्म 25 दिसंबर 1926 ईस्वी में इलाहाबाद में हुआ था। वहीं से उन्होंने एमए तथा पीएचडी की उपाधियां प्राप्त की। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हिंदी प्राध्यापक रहे। वे साप्ताहिक पत्रिका धर्मयुग के प्रधान संपादक भी रहे। उनकी साहित्यिक सेवाओं के उपलक्ष्य में भारत सरकार ने सन 1972 में उन्हें पद्मश्री से अलंकृत किया गया। रचनाएं। भारती जी बहुमुखी प्रतिभा के कलाकार थे। उन्होंने गद्य एवं पद्य दोनों क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। उनकी रचनाओं का उल्लेख इस प्रकार है। कहानी संग्रह। कहानी संग्रहों में मुर्दों का गांव, स्वर्ग और पृथ्वी, चांदी और टूटे हुए लोग, बंद गली का आखिरी मकान, सांस की कलम से। काव्य रचनाएं हैं ठंडा लोहा, 7 गीत वर्ष, कनुप्रिया, सपना अभी भी। भारती जी के उपन्यास हैं गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा, 11 सपनों का देश, प्रारंभ व समापन। निबंध संग्रह हैं कहनी अनकहनी, ठेले पर हिमालय तथा पश्यंती। काव्य नाटक हैं अंधा युग। आलोचना रचनाएं हैं प्रगतिवाद, एक समीक्षा, मानव मूल्य और साहित्य। भारती जी के काव्य की विशेषताएं इस प्रकार हैं। भारती जी के काव्य में दार्शनिक तत्व की प्रधानता है। निबंधों एवं कथा साहित्य में उन्होंने सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक समस्याओं का सफल चित्रण किया है। भाषा। भारती जी की भाषा प्रायः सरल है। उनके साहित्यिक निबंधों की भाषा का स्तर ऊंचा उठ गया है। अपने वर्णनात्मक निबंधों में उन्होंने सरल तत्सम शब्दों तथा छोटे छोटे वाक्यों को प्राथमिकता दी है। पाठ परिचय। इस यात्रा वृत्तांत में लेखक हमें पर्वत सम्राट, हिम सम्राट हिमालय के करीब ले जाता है, जहां बादल नीचे उतर रहे थे और एक एक कर नए शिखरों की हिम रेखाएं अनावृत हो रही थीं। लेखक द्वारा हिम दर्शन का वर्णन बहुत ही चित्रात्मक एवं आलंकारिक बन पड़ा है। लेखक ने प्राकृतिक सौंदर्य के एक अद्भुत रूप की ओर हमारा ध्यान खींचते हुए
पर्वतीय स्थानों के प्रति आकर्षण जगाने का भी सफल प्रयास किया है। ठेले पर हिमालय। ठेले पर हिमालय खासा दिलचस्प शीर्षक है ना, और यकीन कीजिए इसे बिल्कुल ढूंढना नहीं पड़ा, बैठे बिठाए मिल गया। अभी कल की बात है, मैं एक पान की दुकान पर अपने अल्मोड़ा निवासी मित्र के साथ खड़ा था कि तभी ठेले पर बर्फ़ की सीलें लादे हुए बर्फ़ वाला आया। ठंडी चिकनी चमकती बर्फ़ से भाप उड़ रही थी। वे क्षण भर उस बर्फ़ को देखते रहे, उठती हुई भाप में खोए रहे और खोए खोए से ही बोले, यही बर्फ़ तो हिमालय की शोभा है। और तत्काल शीर्षक मेरे मन में कौंध गया, ठेले पर हिमालय। सच तो ये है कि सिर्फ बर्फ़ को बहुत निकट से देख पाने के लिए ही हम लोग कौसानी गए थे। नैनीताल से रानीखेत और रानीखेत से मजकाली के भयानक मोड़ों को पार करते हुए कोसी से एक सड़क अल्मोड़ा चली जाती है, दूसरी कौसानी। कितना कष्टप्रद, कितना सूखा और कितना कुरूप है वह रास्ता। पानी का कहीं नाम निशान नहीं, सूखे भूरे पहाड़, हरियाली का नाम नहीं, ढालों को काटकर बनाए हुए टेढ़े मेढ़े रास्ते। कोसी पहुँचे तो सभी के चेहरे पीले पड़ चुके थे। कोसी से बस चली तो रास्ते का सारा दृश्य बदल गया। सुडौल पत्थरों पर कलकल करती हुई कोसी, किनारे के छोटे छोटे सुंदर गांव और हरे मखमली खेत। कितनी सुंदर है सोमेश्वर की घाटी, हरी भरी। एक के बाद एक बस स्टैंड पड़ते थे, छोटे छोटे पहाड़ी डाकखाने, चाय की दुकानें और कभी कभी कोसी या उसमें गिरने वाले नदी नालों पर बने हुए पुल। कहीं कहीं सड़क निर्जन चीड़ के जंगलों से गुजरती थी। सोमेश्वर की घाटी के उत्तर में जो ऊंची पर्वतमाला है, उस पर बिल्कुल शिखर पर कौसानी बसा हुआ है। कौसानी से दूसरी ओर फिर ढाल शुरू हो जाती है। कौसानी के अड्डे पर जाकर बस रुकी। छोटा सा बिल्कुल उजड़ा सा गांव, और बर्फ़ का तो कहीं नाम निशान ही नहीं। ऐसा लगा जैसे हम ठगे गए। बस से उतरते समय मैं बहुत खिन्न था। बस से उतरा ही था कि जहाँ का तहाँ पत्थर की मूर्ति सा स्तब्ध खड़ा रह गया। कितना अपार सौंदर्य बिखरा था सामने की घाटी में। पर्वतमाला ने अपने अंचल में ये जो कतियूर की रंग बिरंगी घाटी छिपा रखी है, इसमें किन्नर और यक्ष ही तो वास करते होंगे। 50 मील चौड़ी ये घाटी, हरे मखमली कालीनों जैसे खेत, सुंदर गेरू की शिलाएं काटकर बने हुए लाल लाल रास्ते, जिनके किनारे सफ़ेद सफ़ेद पत्थरों की कतार और इधर उधर से आकर आपस में उलझ जाने वाली बेलों की लड़ियों सी नदियाँ। मन में बेसाख्ता यही आया कि इन बेलों की लड़ियों को उठाकर कलाई में लपेट लूं, आँखों से लगा लूं। अकस्मात हम एक दूसरे ही लोक में चले आए थे। इतना सुकुमार, इतना सुंदर, इतना सजा हुआ और न निष्कलंक के लगा इस धरती पर जो जूते उतारकर पाँव पोंछकर आगे बढ़ना चाहिए। धीरे धीरे मेरी निगाह ने इस घाटी को पार किया, और जहाँ ये हरे खेत, नदियाँ और वन क्षितिज के धुंधलेपन में, नीले कोहरे में घुल जाते थे, वहाँ पर कुछ छोटे पर्वतों का आभास अनुभव किया। इसके बाद बादल थे और फिर कुछ नहीं। कुछ देर उन बादलों में निगाह भटकती रही कि अकस्मात फिर एक हल्का सा विस्मय का धक्का मन को लगा। इन धीरे धीरे खिसकते हुए बादलों में ये कौन चीज़ है जो अटल है? ये छोटा सा बादल के टुकड़े सा, और कैसा अजब रंग है इसका, ना सफ़ेद, ना रुपहला, ना हल्का नीला, पर तीनों का आभास देता हुआ। ये है क्या? बर्फ़ तो नहीं है। हाँ जी, बर्फ़ नहीं है तो क्या है? और बिजली सा ये विचार मन में कौंधा कि इसी घाटी के पार वह नगाधिराज पर्वत सम्राट हिमालय है। इन बादलों ने उसे ढांप लिया है।
वैसे वह जो सामने है उसका एक कोई छोटा सा बाल स्वभाव वाला शिखर बादलों की खिड़की से झांक रहा है। मैं हर्षातिरेक से चीख उठा, बर्फ! वह देखो! शुक्ल जी, सेन और अन्य सभी ने देखा, पर अचानक वह फिर लुप्त हो गया। लगा उसे झील शिखर जान किसी ने अंदर खींच लिया। खिड़की से झांक रहा है, कहीं गिर ना पड़े। पर उस एक क्षण के हिम दर्शन ने हम में जाने क्या भर दिया था। सारी खिन्नता, निराशा और थकावट सब छूमंतर हो गईं। हम सब व्याकुल हो उठे। अभी ये बादल छट जाएंगे और फिर हिमालय हमारे सामने खड़ा होगा, निरावृत। असीम सौंदर्य राशि हमारे सामने अभी अभी अपना घूंघट धीरे से खिसका देगी। और तब सचमुच मेरा दिल बुरी तरह धड़क रहा था। डाक बंगले के खानसामे ने बताया कि आप लोग खुशकिस्मत हैं साहब, आपसे पहले 14 टूरिस्ट आए थे। हफ्ते भर पड़े रहे, बर्फ नहीं दिखी। आज तो आपके आते ही आसार खुलने के हो रहे हैं। सामान रख दिया गया, पर सभी बिना चाय पिए सामने के बरामदे में बैठे रहे और अपलक सामने देखते रहे। बादल धीरे धीरे नीचे उतर रहे थे और एक एक कर नए नए शिखरों की हिम रेखाएं अनावृत हो रही थी। और फिर सब खुल गया। बाईं ओर से शुरू होकर दाईं ओर गहरे शून्य में धंसती जाती हुई हिम शिखरों की ऊबड़ खाबड़ रहस्यमयी रोमांचक श्रृंखला। हमारे मन में उस समय क्या भावनाएं उठ रही थी, अगर बता पाता तो यह खरोंच, यह पीर ही क्यों रह गई होती। सिर्फ एक धुंधला सा संवेदन इसका अवश्य था कि जैसे बर्फ की सिल के सामने खड़े होने पर मुंह पर ठंडी ठंडी भाप लगती है, वैसे ही हिमालय की शीतलता माथे को छू रही है। सूरज डूबने लगा और धीरे धीरे ग्लेशियरों में पिघला केसर बहने लगा। बर्फ कमल के लाल फूलों में बदलने लगी। घाटियां गहरी पीली हो गई। अंधेरा होना लगा तो हम उठे, मुंह हाथ धोने और चाय पीने लगे। पर सब चुपचाप थे, गुमसुम, जैसे सबका कुछ छिन गया हो, या शायद सबको कुछ ऐसा मिल गया हो जिसे अंदर ही अंदर सहेजने में सब आत्मलीन हों या अपने में डूब गए हों। दूसरे दिन घाटी में उतरकर मीलों चलकर हम बैजनाथ पहुँचे, जहाँ गोमती बहती है। गोमती की उज्ज्वल जल राशि में हिमालय की बर्फीली चोटियों की छाया तैर रही थी। पता नहीं उन शिखरों पर कब पहुँचूं, इसलिए उस जल में तैरते हुए हिमालय से जी भरकर भेंटा, उसमें डूबा रहा। आज भी उसकी याद आती है तो मन पीरा उठता है। कल ठेले पर बर्फ को देखकर अल्मोड़े के मेरे मित्र जिस तरह स्मृतियों में डूब गए, उस दर्द को समझता हूँ। इसीलिए जब ठेले पर हिमालय की बात कर रहा हंसता हूँ तो वह उस दर्द को भुलाने का ही बहाना है। वे बर्फ़ की ऊंचाइयाँ बार बार बुलाती हैं और हम हैं कि चौराहों पर खड़े ठेले पर लदकर निकलने वाली बर्फ़ को ही देखकर मन बहला लेते हैं। प्यारे बच्चों, अब हम अभ्यास में दिए गए प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। क में विषय बोध के संबंध में प्रश्न है। पहला है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक या दो पंक्तियों में दीजिए। क प्रश्न, लेखक कौसानी क्यों गए थे? इसका उत्तर है, हिमालय की बर्फ को बहुत निकट से देख पाने के लिए लेखक कौसानी गए थे। ख प्रश्न है, बस पर सवार लेखक ने साथ साथ बहने वाली किस नदी का जिक्र किया है? उत्तर है, बस पर सवार लेखक ने साथ साथ बहने वाली कोसी नदी का जिक्र किया है। ग प्रश्न है, कौसानी कहाँ बसा हुआ है? उत्तर है, सोमेश्वर की घाटी के उत्तर में जो ऊंची पर्वतमाला है
उस पर बिल्कुल शिखर पर कौसानी बसा हुआ है। घ प्रश्न है, लेखक और उनके मित्रों की निराशा और थकावट किसके दर्शन से छूमंतर हो गई? उत्तर है, लेखक और उनके मित्रों की निराशा और थकावट हिम दर्शन से छूमंतर हो गई। ड़ प्रश्न है, लेखक और उनके मित्र कहाँ ठहरे थे? उत्तर है, लेखक और उनके मित्र डाक बंगले में ठहरे थे। च प्रश्न है, दूसरे दिन घाटी से उतरकर लेखक और उनके मित्र कहाँ पहुँचे? उत्तर है, दूसरे दिन घाटी से उतरकर लेखक और उनके मित्र बैजनाथ पहुँचे, जहाँ गोमती नदी बहती है। छ प्रश्न है, बैजनाथ में कौन सी नदी बहती है? उत्तर है, बैजनाथ में गोमती नदी बहती है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 3 या 4 पंक्तियों में दीजिए। क प्रश्न है, लेखक को ऐसा क्यों लगा जैसे वे ठगे गए हैं? उत्तर है, कौसानी के अड्डे पर जाकर जब बस रुकी तो छोटा सा बिल्कुल उजला सा गांव और बर्फ का कहीं नाम निशान ना देखकर लेखक को ऐसा लगा जैसे वे ठगे गए हैं। ख प्रश्न है, सबसे पहले बर्फ दिखाई देने का वर्णन लेखक ने कैसे किया है? उत्तर है, लेखक को सबसे पहले बर्फ बादलों के टुकड़े जैसी लगी थी, जिसका अजब सा रंग था, ना सफ़ेद, ना रुपहला और ना ही हल्का नीला, पर तीनों का ही आभास देता हुआ रंग था। फिर अचानक लेखक के मन में विचार आया कि हिमालय की बर्फ को ही बादलों ने ढांप रखा है। उसे ऐसा लगा जैसे कोई छोटा सा बाल स्वभाव वाला शिखर बादलों की खिड़की से झांक रहा है। 3 नंबर प्रश्न है, खानसामे ने सबको खुशकिस्मत क्यों कहा? उत्तर है, क्योंकि उनके आते ही उन्हें बर्फ दिखाई दे रही थी। उनसे पहले 14 टूरिस्ट वहां आए थे। वे हफ्ते भर बर्फ का इंतज़ार करते रहे, लेकिन उन्हें बर्फ नहीं दिखाई दी। इसलिए खानसामे ने सब मित्रों को खुशकिस्मत कहा। प्रश्न नंबर 4 है, सूरज के डूबने पर सब गुमसुम क्यों हो गए थे? उत्तर है, सूरज के डूबने पर सब गुमसुम इसलिए हो गए थे क्योंकि जिस हिम दर्शन की आशा में वे काफ़ी समय से टकटकी लगाकर देख रहे थे, उनकी ये इच्छा मिट्टी में मिल गई थी। 5वां प्रश्न है, लेखक ने बैजनाथ पहुंचकर हिमालय से किस रूप में भेंट की? उत्तर है, लेखक ने बैजनाथ पहुंचकर देखा कि वहां पर गोमती नदी बह रही थी। गोमती की उज्जवल जल राशि में हिमालय की बर्फीली चोटियों की छाया तैर रही थी। लेखक ने इस जल में तैरते हुए हिमालय से जी भर भेंट की। 3 नंबर पर देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 6 या 7 पंक्तियों में दीजिए। क है, कोसी से कौसानी तक में लेखक को किन किन दृश्यों ने आकर्षित किया? उत्तर है, पहला, सुडौल पत्थरों पर कलकल करती हुई कोसी, किनारे के छोटे छोटे सुंदर गांव और हरे मखमली खेतों ने। दूसरा है, सोमेश्वर की सुंदर घाटी ने। तीसरा है, छोटे छोटे पहाड़ी डाक खाने, चाय की दुकानें और कभी कभी कोसी या उसमें गिरने वाले नदी नालों पर बने हुए पुल। चौथा है, सोमेश्वर की घाटी में ऊंची पर्वतमाला जिसके शिखर पर बसा कौसानी। 5वां है, पर्वतमाला के अंचल में 50 मील चौड़ी कतियूर की घाटी ने। छठा है, हरे मखमली कालीनों जैसे खेत, सुंदर गेरू की शिलाएं काटकर बने हुए लाल रंग रास्ते, जिनके किनारे सफ़ेद सफ़ेद पत्थरों की कतार और इधर उधर से आकर आपस में उलझ जाने वाली बेलों की लड़ियों सी नदियाँ। 7वां है, हरे खेत, नदियाँ और वन जो क्षितिज के धुंधलेपन में नीले कोहरे में घुल रहे थे। 8वां है, बादल के एक टुकड़े के हटते ही हिमदर्शन। 9वां है, पिघलते केसर जैसा ग्लेशियरों में डूबता सूर्य।
10वां है लाल कमल के फूलों जैसी बर्फ। कोसी से कोसानी तक में इन सभी दृश्यों ने लेखक को आकर्षित किया। ख प्रश्न देखिए, लेखक को ऐसा क्यों लगा कि वे किसी दूसरे ही लोक में चले आए हैं? उत्तर है, सोमेश्वर की घाटी से चलने पर उत्तर दिशा में जब लेखक को कोसानी दिखाई दिया तो उसने देखा कि सामने की घाटी में अपार सौंदर्य बिखरा हुआ था। पर्वतमाला ने अपने आंचल में कतियूर की रंग बिरंगी घाटी छिपा रखी थी। 50 मील चौड़ी यह घाटी हरे मखमली कालीनों जैसे खेत, सुंदर गेरू की शिलाएं काटकर बने हुए लाल लाल रास्ते, जिनके किनारे सफ़ेद सफ़ेद पत्थरों की कतार और इधर उधर से आकर आपस में उलझ जाने वाली बैलों की लड़ियों सी नदियाँ। इन सभी दृश्यों को देखकर लेखक को ऐसा लगा कि वे किसी दूसरे ही लोक में चले आए हैं। प्रश्न देखिए, लेखक को ठेले पर हिमालय शीर्षक कैसे सूझा? उत्तर है, लेखक को इस शीर्षक को बिल्कुल भी ढूंढना नहीं पड़ा। ये शीर्षक उसके मन में बैठे बिठाए तब आया जब वह एक पान की दुकान पर अपने अल्मोड़ा निवासी मित्र के साथ खड़ा था कि तभी ठेले पर बर्फ़ की सीलें लादे हुए बर्फ़ वाला आया। ठंडी चिकनी चमकती बर्फ़ से भाप उड़ रही थी। वे क्षण भर उस बर्फ़ को देखते रहे, उठती हुई भाप में खोए रहे और खोए खोए से ही बोले, यही बर्फ़ तो हिमालय की शोभा है। और तभी लेखक को ठेले पर हिमालय शीर्षक सूझ गया। प्यारे बच्चों, अब 4 नंबर पर संधि कीजिए। हिम में जब आल्य की संधि होगी तो शब्द बनेगा हिमालय। इसी तरह सोम में जब ईश्वर की संधि होगी तो बनेगा सोमेश्वर। हर्ष में अतिरेक की संधि तो हर्षातिरेक। वी में अकुल की संधि तो व्याकुल। ख भाग देखिए, भाषा बोध में पहला, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। पहला है अच्छी किस्मत वाला, खुशकिस्मत। दूसरा, 4 रास्तों का समूह, चौरस्ता। तीसरा है अपने में लीन, आत्मलीन। चौथा, जहाँ कोई ना रहता हो, निर्जन। जिसका कोई पार ना हो, अपार। जिसमें कोई कलंक ना हो, निष्कलंक। प्यारे बच्चों, अब हम 2 नंबर पर निम्नलिखित शब्दों के 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखेंगे। हमारे पास सर्वप्रथम शब्द है पहाड़। पहाड़ के पर्यायवाची शब्द हैं पर्वत, गिरि। शब्द है धरती। धरती के पर्यायवाची शब्द हैं भूमि व भू। शब्द है मुंह। मुंह के पर्यायवाची शब्द हैं मुख व आनन। क्या है? मुख व आनन। इसी तरह से शब्द है बादल। बादल शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं मेघ, घन। मेघ तथा घन। शब्द है सूरज। सूरज शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं दिनकर व भास्कर। दिनकर व भास्कर। शब्द है कमल। कमल के पर्यायवाची शब्द हैं जलज व सरोज। इसी तरह से हमारे पास शब्द है नदी। नदी के पर्यायवाची शब्द हैं सरिता तथा तटनी। सरिता तथा तटनी। शब्द है हाथ। हाथ के पर्यायवाची शब्द हैं हस्त व कर। हस्त तथा कर। प्यारे बच्चों, ये थे 2-2 पर्यायवाची शब्द। यहाँ हमने पर्यायवाची शब्दों के बारे में जानकारी प्राप्त की है। ये था ठेले पर हिमालय। प्यारे बच्चों, इस पाठ के माध्यम से हमने कक्षा 10वीं उपविषय ठेले पर हिमालय निबंध के संबंध में संपूर्ण जानकारी प्राप्त की है। सर्वप्रथम हमने निबंध पढ़ा था। आपने देखा होगा कि सबसे पहले मैंने आपको कठिन शब्दों के बारे में बताया था। साथ ही आपको याद होगा कि जहां हमने कठिन शब्द जाने हैं वहीं हमने इस निबंध के लेखक के जीवन के संबंध में तथा उनकी रचनाओं के संबंध में भी जानकारी प्राप्त की थी। प्यारे बच्चों, ये निबंध बहुत ही रोचक तथा रोमांचकारी है। इस निबंध के माध्यम से हमने महान हिमालय के साथ लेखक के जो अनुभव रहे हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त की है। लेखक किस तरह से एक रोड पर बर्फ़ को देखता है और उसे अपनी एक यात्रा याद आ जाती है
उस यात्रा को स्मरण करते हुए लेखक कहाँ एक नई दुनिया में जाकर खो जाता है और आपको भी अपनी उस दुनिया में ले जाता है। आपने भी इस निबंध का आनंद लिया होगा। प्यारे बच्चों, निबंध को पढ़ने के बाद हमने 1-1 नंबर वाले प्रश्न किए थे। तत्पश्चात हमने 2 नंबर वाले प्रश्न तथा फिर हमने 5 नंबर वाले प्रश्न भी किए थे। आपने इन प्रश्नों को अच्छे से याद करना है क्योंकि आपको अच्छे से निबंध समझाया गया है। इस पाठ के अभ्यास में हमें व्याकरण से संबंधित संधि, वाक्यांशों के लिए एक शब्द तथा पर्यायवाची शब्द भी दिए गए हैं। हमने व्याकरण के इन भागों को अच्छे से जाना है। जहाँ पर्यायवाची शब्द थे वहाँ हमें कुछ शब्द दिए थे और हमें बोला गया था कि 2-2 पर्यायवाची शब्द हमने बताने हैं। हमने अच्छे से जो है उन पर्यायवाची शब्दों को किया है। इस पाठ के संबंध में आपके कई प्रश्न हो सकते हैं। प्यारे बच्चों, आपने अपने स्कूल के हिंदी शिक्षक की इसके लिए मदद लेनी है। आपने अपने प्रश्न को अपने हिंदी या आपको 10वीं कक्षा में जो भी शिक्षक हिंदी पढ़ाता है उसे बताना है ताकि आपके संदेह को दूर किया जा सके। मैं था विनोद कुमार, हिंदी शिक्षक, सरकारी हाई स्कूल बुलेपुर, खन्ना 2, ज़िला लुधियाना से। एक नई कक्षा, एक नए विषय के साथ फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।